हेलो स्टूडेंट, हमने कॉमन डिजीज़ कंप्लीट कर लिया है। अब कॉमन डिजीज़ के आगे अपन पढ़ेंगे एड्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहले जब मैंने डिजीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया था कि एक तो संक्रामक होती है और एक असंक्रामक होती है, तो मैंने आपको कहा था कि जो संक्रामक रोग है उनमें से एड्स एक ऐसा रोग है जो बहुत ही घातक है। क्लियर? एड्स की यदि अपन फुल फॉर्म की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है बच्चों एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका मतलब क्या होता है बच्चों? एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित, एक्वायर्ड का मतलब होता है कमाना, इम्यूनो प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी। देखो इसका अर्थ यदि अपन यहाँ लिखते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता। इस न्यूनता को आप कह सकते हो प्रतिरक्षा तंत्र की कमजोरी। देखो इस डिजीज़ के बारे में यदि अपन थोड़ी सी बात यहाँ करें कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसमें इस एड्स का या जो इस एड्स का जो रोगजनक है HIV, इस HIV का संक्रमण हो चुका है, तो HIV का संक्रमण होने के बाद में वो इसके बॉडी के अंदर यानी कि जो रोगी है उसकी बॉडी में इस प्रकार से संचरण करता है, या संचरण करने के बाद अपन कह सकते हैं उस बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद में इस प्रकार से वो काम करता है कि जो रोगी व्यक्ति है उस रोगी व्यक्ति की जो इम्यून सिस्टम है IS इम्यून सिस्टम, उस इम्यून सिस्टम को ये क्या बना देता है बच्चों? कमज़ोर कर देता है। और ये कमज़ोर कैसे करता है, कौन सी सेल्स को ये नष्ट करता है, वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन एक बार ये जो प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता है इसको अपन यहाँ समझ रहे हैं। इसको देखो क्या कर रहा है, HIV रोगी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश हुआ, अब वो उसके इम्यून सिस्टम को कैसे कमज़ोर करता है? वो कमज़ोर कर देता है। अभी आपको ये याद रखो कि वो क्या करता है, उस रोगी व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। इतना कमज़ोर कर देता है कि जो अन्य रोग हैं, जैसे आप कह सकते हो ट्यूबरक्लोसिस या अन्य जीवाणुजनित रोग, तो वो रोग इस व्यक्ति के शरीर में होने लग जाते हैं। या अपन ऐसे कह सकते हैं कि इस रोगी का इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो जाता है, इतना वीक हो जाता है कि इसको सामान्य से सामान्य बीमारी भी हो जाती है। एड्स अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, ये क्या करता है, अनेक रोग उसके शरीर में हो जाते हैं। ठीक है, हमने इम्यूनिटी सिस्टम पढ़ा है और इम्यूनिटी सिस्टम में आपने बच्चों ये पढ़ा था कि इम्यूनिटी सिस्टम शरीर की वो शक्ति है जो हमें रोगी होने से बचाती है। अब आप देखो कि यदि हमारे शरीर की जो शक्ति है वो कमज़ोर हो जाएगी तो क्या हमारा शरीर हमें रोगों से बचा पाएगा? क्या नहीं बचा पाएगा। तो एड्स भी ऐसे ही करता है। एड्स का जो HIV जो वायरस है, ये वायरस भी ऐसे ही करता है। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर कि किस प्रकार से ये हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर कर देता है। ठीक है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता वाली बात समझ में आ गई। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, ये समझ में आ गई। अब आगे देखो, इसकी यदि अपन खोज की बात करते हैं तो एड्स सबसे पहले 1981 में पाया गया था, यानी किसी पहला जो व्यक्ति है उसकी खोज कब हुई थी? 1981 में हुई थी। यदि अपन बात करें पूरी दुनिया में आज तक तो 2,50,00,000 लोग, ठीक है, 2,50,00,000 लोग मर चुके हैं इस रोग से और कई संक्रमित हैं। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसकी डिस्कवरी कब हुई थी और इससे कितने लोग मर चुके हैं। रोगजनक क्या है इसका? HIV। HIV की फुल फॉर्म क्या होगी? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। देखो ये जो वायरस है, ये वायरस रेट्रोवायरस जो ग्रुप है उस ग्रुप से संबंधित है। जैसे मैंने जुखाम वाले में कहा था राइनो वायरस ग्रुप, तो ये रेट्रोवायरस ग्रुप से संबंधित है। इस वायरस के अंदर RNA जो जीनोम होता है इसका, यानी कि जो आनुवांशिक पदार्थ है, उस जीनोम को ढकने वाला क्या होता है, इसके अंदर आवरण पाया जाता है। और इस आवरण से ये होता है कि दूसरी जो रोगी की जो इम्यून सिस्टम है वो उसको पहचान नहीं पाता है। अब अपन आगे बात करेंगे कि किस प्रकार से ये कमजोरी आती है, प्रतिरक्षा तंत्र में न्यूनता आती है। एक बार आप ये पॉइंट नोट कर लो यहाँ तक, इसको रोक के उसके बाद में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। नोट करो इसको।
हाँ जी, नोट कर लिया, सही से दिख रहा है ना? हाँ जी, ये हो गया ना यहाँ तक। आरएनए जीनोम याद रखना ढकने वाला आवरण होता है, रेट्रोवायरस प्रूफ है इसका। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना। देखो एचआईवी जो है ये जब किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है ये एक एचआईवी है, इसको अपन ऐसे बना लेते हैं। ये एचआईवी है और ये एचआईवी ह्यूमन बॉडी में बच्चों क्या करेगा, प्रवेश करेगा। ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करेगा। ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करने के बाद में ये डायरेक्ट किसके संपर्क में आता है, मैक्रोफेज के। अब आपको याद आ रहा होगा कि मैंने आपको मैक्रोफेज का काम क्या बताया था, यानी कि ह्यूमन बॉडी में इंटर होते ही ये मैक्रोफेज से दोस्ती कर लेगा। मैक्रोफेज का काम क्या है बोलो? मैक्रोफेज का काम क्या था, जो अन्य जो अदर पदार्थ होते हैं, जो दूसरी जो हमारी बॉडी के जो अलावा जो दूसरे पदार्थ हैं उनको नष्ट करने का काम था, लेकिन ये इससे क्या कर लेता है, दोस्ती कर लेता है। यानी कि मैक्रोफेज में ये क्या कर रहा है बच्चों, प्रवेश कर रहा है। मैक्रोफेज में प्रवेश करने के बाद में, यानी कि ये यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, प्रवेश, मैक्रोफेज में प्रवेश कर लेगा। एचआईवी जो है वो आरएनए है, हमारी बॉडी का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, ठीक है। अब यह मैक्रोफेज में प्रवेश करने के बाद में यहाँ पे एक एंजाइम होता है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से ये क्या करता है बच्चों, यानी कि इसका जो आरएनए है, विषाणुवीय या वायरल जो आरएनए है, वी आरएनए लिख देता हूँ मैं इसको ये क्या कर लेगा, वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर लेगा। ये बात समझ में आई? दोबारा सुनना। एचआईवी जो है उस एचआईवी का आनुवांशिक पदार्थ आरएनए है, और इस आरएनए ये आवरण वाला आरएनए है। तो एचआईवी ह्यूमन बॉडी में प्रवेश करता है, तो बॉडी में प्रवेश करने के साथ ही वो सबसे पहले किसके अंदर प्रवेश करेगा, मैक्रोफेज में करेगा। मैक्रोफेज में प्रवेश कर रहा है तो देखो मैक्रोफेज के अंदर जब ये प्रवेश किया तब इसका क्या है, आनुवांशिक पदार्थ आरएनए ही है, ठीक है। हमारी जो बॉडी का जो आनुवांशिक पदार्थ है वो डीएनए है, तो ये अपने आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से किस में कन्वर्ट कर देगा, विषाणुवीय डीएनए में। किसी को यदि पता नहीं लग रहा है तो मैं यहाँ पूरा लिख देता हूँ। वी का मतलब यहाँ पे है विषाणुवीय, ठीक है, इसमें ये कर लेगा। अब देखो जब यहाँ पे यानी कि वायरल जो आरएनए था वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ किसमें कन्वर्ट हो गया, डीएनए में हो गया। अब डीएनए में होने के बाद में इस डीएनए को, वैसे ये है किसका, एचआईवी का, लेकिन इसने चेंज कर लिया, तो हम ये मैक्रोफेज जो है, ये मैक्रोफेज क्या करेगी, इसको अपना स्वयं का आनुवांशिक पदार्थ समझने लग जाएगी। एक्चुअल में तो किसका है, ये विषाणु का है, लेकिन इसको खुद का समझने लग जाएगी और क्या करेगी, इसकी रेप्लिकेशन कर लेगी, इसकी प्रतिकृति बना लेगी, प्रतिकृति बनाएगा। आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि एचआईवी का आरएनए मैक्रोफेज में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, और डीएनए में कन्वर्ट होने के बाद में मैक्रोफेज में अपनी स्वयं की प्रतिकृति बनाने लग जाता है, और ये कंटिन्यू बनाता रहता है। और जब कंटिन्यू बनाता रहता है तो मैक्रोफेज जो है बच्चों, यानी कि ये जो प्रतिकृति बन रही है वो किसके अंदर बन रही है, मैक्रोफेज में, मैक्रोफेज में बन रही है। तो इस मैक्रोफेज को क्या नाम देंगे, जब ये इतनी बहुत सारी डीएनए बना रहा है किसका, एचआईवी का, तो इसको अपन नाम देते हैं एचआईवी फैक्ट्री। एचआईवी फैक्ट्री दिख रहा है ना ये नीचे, एचआईवी फैक्ट्री। इतनी बात समझ में आई? देखो
क्या क्या कहा मैंने कि HIV व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रहा है, मैक्रोफेज में प्रवेश करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट के साथ RNA को DNA में कन्वर्ट कर लेगा, फिर मैक्रोफेज में अपनी रेप्लिकेशन करेगा, प्रतिकृति करेगा और विषाणु DNA बना लेगा। ठीक है, अब ये क्या करता है, DNA में प्रवेश होने के बाद में, यानी कि जिस कोशिका में ये प्रवेश हुआ है वहाँ पे रेप्लिकेशन करके अपने विषाणु कण पैदा करता रहेगा। ठीक है, वो तो करेगा ही करेगा। दूसरी कोशिका में जाएगा, वहाँ पर ये अन्य कण बनाने को प्रेरित करता रहता है, यानी कि खुद तो बनाएगा, पड़ोसियों को भी कहेगा कि तू भी बना। क्लियर। उसके बाद में ये बहुत सारे ऐसे कण बनाते हैं, इसलिए मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन आता है मैक्रोफेज को HIV फैक्ट्री क्यों कहा जाता है, या HIV फैक्ट्री के रूप में किसे जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। ये चीज़ समझ में आई, ये इसका आधा पार्ट हो गया है। देखो क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अभी तक ये काम चल रहा था, हमारे इम्यून सिस्टम को खबर तक नहीं लगने दी इसने कि HIV हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो चुका है। क्लियर। अब क्या होगा, HIV फैक्ट्री की तरह ये काम कर रहा है, बहुत सारे इसने कण बना लिए। अब ये यहाँ से चलेगा और जो T हेल्पर है, क्या है, T हेल्पर, ये T हेल्पर के ऊपर अटैक करेगा। अभी आई बात समझ में, T हेल्पर के ऊपर अटैक करेगा। या आप कह सकते हो कि T हेल्पर में अब ये क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करने के बाद में यहाँ पर भी क्या बनाएगा, अपनी प्रतिकृति बनाना ये जारी रखेगा। बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो, ठीक है, यहाँ तक का समझ में आ गया। अब मैक्रोफेज से जो निकल रहे हैं, यानी कि ये जो HIV के कण अपन कह सकते हैं, या विषाणु कण कह सकते हैं इसको, ये विषाणु कण अब T हेल्पर सेल में प्रवेश करते हैं और वहाँ पर भी अपनी प्रतिकृति करते हैं। उसके बाद में प्रतिकृति हो गई, अब इन्होंने अपनी संख्या बढ़ा ली, अब ये अपना रूप दिखाएंगे। पहले तो ये दोस्त बन के आया था, अच्छा घुल मिल के बैठा हुआ था, लेकिन अब सामने से क्या कर रहा है, वार कर रहा है। तो इसमें अपन कह सकते हैं कि जो T हेल्पर सेल है उनके ऊपर ये हमला करता है, T हेल्पर सेल के ऊपर हमला करता है, जिससे T हेल्पर सेल मरने लग जाती है, मरने लगती है। और आपको पता है T हेल्पर सेल क्या क्या काम करती है। मैंने आपको इम्यून सिस्टम पढ़ा रखा है कंप्लीट, और कंप्लीट इम्यून सिस्टम में आपने T हेल्पर, TS, T सप्रेसर, इन सब के काम आपने पढ़ रखे हैं। यदि T हेल्पर का काम पता नहीं है तो फिर भी ढूंढ लेना। तो T हेल्पर मरने लगती है, संख्या कम होगी, संख्या कम होगी तो सीधी सी बात है कि जो इम्यून सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो जाएगा बच्चों, कमज़ोर। इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, कमज़ोर। और जब इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो अब यहाँ पे कोई भी रोग इसके अंदर अपना स्थायित्व जमा सकता है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि हमारा जो T हेल्पर सेल्स होती हैं वही हमें किसी विषाणु से मरने के लिए एंटीबॉडी बनाने को प्रेरित करती है। तो जो हमारे जो सैनिक थे, उन सैनिक को ही इस विषाणु जो कण थे, DNA के जो कण बन के आए थे, उन्हीं ने इसको क्या कर दिया, नष्ट करना प्रारंभ कर दिया। इनकी संख्या इतनी कम हो चुकी है अब कि ये इसको सीधा सा क्या कर रहा है, इम्यून सिस्टम अब पनप ही नहीं पा रहा है। देखो, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास में एक प्लांट है, उस प्लांट की जो रूट है, उस रूट के ऊपर वो पूरा प्लांट खड़ा हुआ है। ठीक, उसकी रूट को नीचे से धीरे धीरे काटा जा रहा है, लगातार काटा जा रहा है। अब वो इतना कट चुका है कि वो प्लांट अपने आप को यानी कि वहाँ पे वो स्थिर नहीं रह सकता, वो गिरेगा तो उसको कोई भी धक्का मार के गिरा सकता है। ये हालत हो जाती है इम्यून सिस्टम की। इसको आप नोट कर लो, इसकी जो नोट्स हैं वो मिल ही जाएंगे आपको, लेकिन कब मिलेंगे, इसको नोट करोगे तब मिलेंगे, ऐसे नहीं मिलेंगे। हाँ जी बच्चों, समझ में आ रहा है क्या? कर लिया? देखो यहाँ पे मैं कुछ नोट कर देता हूँ।
इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसके कुछ लक्षण यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक तो बार बार बुखार, दस्त लगना और वजन का कम होना। ठीक, यानी कि इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि एक तो वजन कम हो गया व्यक्ति का, बार बार उसको बुखार आ रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई। क्लियर। इनके अलावा कुछ ऐसे रोगाणु जैसे माइक्रो बैक्टीरियम, अन्य जीवाणु और कवक, ये भी क्या करते हैं, हमला कर देते हैं शरीर पे और ये और दूसरी मुसीबत लेके आ जाते हैं, रोग कर देते हैं, क्योंकि कमज़ोर को तो हर कोई दबाना चाहता है। ये सिस्टम है, ये नोट करो फटाफट। माइक्रोबैक्टीरियम हो गया, कवक हो गया, कुछ वायरस भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये लो, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। हाँ जी बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे इसका संचरण कैसे होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। यानी कि कोई मान लो कि एड्स का जो रोगी है, अब उस एड्स के रोगी से एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में किस प्रकार से संचरण होता है, वो अपन पढ़ेंगे इसके बारे में। ये कंप्लीट हो गया आपका। देखो हाँ जी, इसका संचरण ट्रांसमिशन जो है उसकी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कि इसका जो संचरण है, अभी मैंने बताया था कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे हो रहा है। तो सेक्सुअल रूट जो होता है, यानी कि सेक्सुअल जो तरीके से किस प्रकार से फैल सकता है कि यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध रखता है, उसमें हो सकता है जिसमें वेश्यावृत्ति आती है, समलैंगिकता और कृत्रिम वीर्य संसेचन। ठीक है, कृत्रिम वीर्य जो डोनेट होता है उससे भी क्या होता है, यानी कि असावधानी पूर्वक यदि किए जाते हैं तो उनमें क्या होगा, एड्स होने की संभावना, HIV के प्रवेश होने की संभावना होती है। क्योंकि जो लोग एक से अधिक व्यक्तियों के साथ शारीरिक संबंध रखते हैं तो वहाँ पे किसी ना किसी व्यक्ति से HIV आने की संभावना 100% के लगभग बढ़ जाती है। पेरेंटल रूट की बात करते हैं, माता पिता से संतानों को कैसे मिल सकता है, या अपन कहें जैसे रक्त संपर्क द्वारा होता है। दो व्यक्तियों का ब्लड संपर्क में आ रहा है, वो किसी भी तरीके से आ रहा है, जैसे संक्रमित उस तरह से आ रहा है। एक नाई की दुकान में क्या हो रहा है कि वो एक नाई उस तरह से किसी की दाढ़ी बना रहा है, ठीक है, उसके कट लग गया और जो जिसके कट लगाया है वो HIV संक्रमित था। अब उस कट लगे हुए उस तरह पे ब्लड लग गया और अब उसने किसी दूसरे व्यक्ति की सेविंग कर दी और उसके भी वो ब्लड किसी कारण से उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो गया तो HIV चला गया। जो ऑपरेशन के जो जितने भी औजार जिनको बोलते हैं वो यदि सही नहीं कर रखे हैं, सही करने का मतलब उनका होता है निर्जमीकृत नहीं किया हुआ है, उनको 100 डिग्री टेम्परेचर भी, हाई टेम्परेचर पे उनको उबाला जाता है ताकि कोई भी उन पर रोगाणु वायरस है वो सारे क्या हो जाएं, नष्ट हो जाए। 100 डिग्री से भी ऊपर उसे उबाला जाता है। ट्रांसप्लेसेंटल यानी कि प्लेसेंटा के द्वारा कैसे फैलता है, तो आपने सुना होगा कि यदि किसी माता को HIV का संक्रमण है तो उसकी संतान में, उसके फीटस को भी HIV हो सकता है। आई बात समझ में? तो ये हो गया इसके संचरण। यदि अपन बात कहें कि आम तौर पर किस प्रकार से संक्रमण होता है, आम तौर पर बात कर लेते हैं। आम तौर पर HIV का संक्रमण किन किन तरीकों से हो सकता है, ठीक है, ये अपने आज की क्लास का लास्ट पॉइंट रखेंगे इसको। देखो नंबर 1, HIV संक्रमित जो व्यक्ति है, HIV संक्रमित व्यक्ति से
यौन संबंध रखने पर, पहली बात ये बात आपके समझ में आई होगी कि यदि कोई व्यक्ति HIV संक्रमित है और उस HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ कोई असुरक्षित यौन संबंध रखता है तो उसमें होने की संभावना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। दूसरा, संक्रमित व्यक्ति की बात करेंगे। दूसरा, HIV संक्रमित व्यक्ति है और उस संक्रमित व्यक्ति का ब्लड, संक्रमित व्यक्ति का ब्लड अपन कह सकते हैं, ब्लड या ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं, ब्लड के जो उत्पाद अपन कह रहे हैं, इन उत्पादों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में देने से, जैसे अपन कह रहे हैं कि कोई संक्रमित व्यक्ति है, उसने किसी स्वस्थ व्यक्ति को ब्लड डोनेट कर दिया, तो उसके ब्लड में तो HIV था ही, अब वो क्या करेगा, उस स्वस्थ व्यक्ति में चला गया। उसके बाद में नंबर 3, ये दो चीज़ें समझ में आई। दोनों में क्या कह रहे हैं कि एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में कैसे जा सकता है। तो पहला पॉइंट है यौन संबंध बनाने से, और दूसरा पॉइंट हो जाएगा उसके ब्लड या ब्लड के जो प्रोडक्ट है, जैसे प्लाज्मा दे रहे हैं, WBC दे रहे हैं, प्लेटलेट्स दे रहे हैं, वो देने से भी हो सकता है। एक चीज़ और देखना, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इसमें आपने नाम सुना होगा ड्रग्स का, लिया भी होगा, लिया भी है क्या, नहीं लिया, लेना भी नहीं है। देखो ड्रग्स होता है ना, ड्रग्स कई प्रकार के ड्रग्स होते हैं। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको पिया जाता है, जैसे आपने सुना हो गांजा पीते हैं चिलम में भर के, ठीक है। दूसरा, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जिनको नाक से सूंघा जाता है, आपने कई मूवी वगैरह में देखा होगा। और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं बेटा और जिनको इंजेक्शन में भरा और यहाँ नस में लगा लिया। क्या किया, यहाँ लगाया, उसके बाद में मदहोश। तो देखो ड्रग्स लेने वाले व्यक्ति क्या करते हैं कि वो ड्रग्स सिरिंज में, जैसे सिरिंज वाले की बात कर रहा हूँ मैं, सिरिंज में भरेंगे, सिरिंज में भरने के बाद में वो क्या करते हैं, उस सिरिंज को, जैसे मान लो ये सिरिंज है और इस सिरिंज से एक व्यक्ति भी लगा रहा है, दूसरा भी लगा रहा है, तीसरा भी लगा रहा है, यानी कि ये एक ही सिरिंज चारों को लग रही है। अब चारों में से किसी एक को भी एड्स है तो चारों को हो जाएगा, अगर नहीं हो जाएगा। तो मोस्टली अपन कह सकते हैं ऐसे लोगों में भी एड्स होने की संभावना अधिकतम होती है। अब जरूरी नहीं होता कि एड्स का संक्रमण केवल यौन संबंध से ही होता है, ठीक है, केवल यौन संबंध से नहीं होता है। यौन संबंध के अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। ब्लड वाला हो गया, ड्रग्स वाला हो गया, या मान लो कि कोई स्वस्थ व्यक्ति था, ठीक है, उस स्वस्थ व्यक्ति का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन ऐसे औजार से हो गया जो पहले से किसी एड्स रोगी का ऑपरेशन हुआ था, ये लो काम का मुसीबत करके लेके आ गया ना। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी कि आमतौर पर HIV संक्रमित व्यक्ति से यौन संबंध, ब्लड वगैरह और ड्रग्स लेते हैं, जो सिरिंज लेते हैं ना, सिरिंज, ये जो सिरिंज है ना, इस सिरिंज के उपयोग से, यानी कि अधिक व्यक्ति उसका यूज करते हैं, अधिक व्यक्ति इसका यूज करते हैं। और अधिक व्यक्ति जब इसका यूज करते हैं तो क्या होगा, एड्स फैलने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। ये मैंने बता ही दिया है। प्लेसेंटल यानी कि कोई महिला है और उसमें संक्रमण है, तो अपन कह सकते हैं कि संक्रमित माँ से संतान को किसके द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, प्लेसेंटा द्वारा, ठीक है। ये चीज़ें बोलो, ये अपनी हो गई आज की क्लास की संचरण कैसे होता है। एक वर्ड और मैं आपको बता देता हूँ, उसकी बात अपन आगे और कर लेंगे। ये आपने नोट कर लिया ना, ये इंक्यूबेशन पीरियड, इसको बोलते हैं बच्चों उद्भवन काल। और उद्भवन काल का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति के अंदर HIV का संक्रमण होने से लेके उस रोग के लक्षण प्रकट होने तक का जो समय लगता है, उस समय को, यानी कि जो बीच का अंतराल है, उसको क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड, उद्भवन काल बोलते हैं। या याद रखना ये चीज़, ठीक है। इससे रिलेटेड एक वर्ड और है, ठीक है, विंडो पीरियड बोलते हैं उसको।
क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। विंडो पीरियड का मतलब संक्रमण से लेके, कहाँ से, संक्रमण से लेके प्रयोगशाला में उसके कन्फर्म होने तक, संक्रमण से प्रयोगशाला में ले जाके उसके टेस्ट का जो पॉजिटिव आ रहा है वहाँ तक, और इसमें लक्षण आने तक। दो नाम हो गए, इंक्यूबेशन पीरियड उद्भवन काल, किसी व्यक्ति में HIV के संक्रमण से लेके लक्षण प्रकट होने तक के बीच जो होने तक का जो बीच का समय था, उसमें 5 से 7 साल भी लग सकते हैं बेटा, और इसमें ध्यान रखना 5 से 7 साल बाद में भी संक्रमण आ सकते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। और विंडो पीरियड क्या होता है, संक्रमण से लेके प्रयोगशाला में टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव आने तक का समय। क्लियर, ये हो गया, ये दो वर्ड और आप नोट कर लेना। अब अपन आगे जो इसका अपनी क्लास होगी नेक्स्ट 8 से रिलेटेड से जो इसकी सेकंड क्लास होगी उसमें अपन पढ़ेंगे इसके लक्षण। क्लियर, ये आप नोट कर लेना। धन्यवाद।